सर। ओके, कल चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। कल चैप्टर 3 के इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आज से चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। अब 1 2 3 जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेकिन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो मैग्नेटिज्म के हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स वो मैग्नेटिज्म के रहेंगे। ओके, 7 ऑल्टरनेटिंग करंट और 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस तरह से पूरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 8 चैप्टर है, पार्ट 2 में 6। पार्ट 1 में 8, लेकिन पार्ट 2 में कितने हैं? 6 चैप्टर है। ओके, तो 1 2 3 वो बेसिक थे, इसके टोटल वेटेज अप्रॉक्सीमेट 25 मार्क्स होते हैं। ये 9 to 10 मार्क्स, ये 7 मार्क्स में 8 मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स तक जाएगा। ये जो है इसमें फोर्थ और सिक्स की वेटेज ज्यादा है 5 से। ओके, एक लिस्ट बाद में लिखवा देंगे कि कितने कितने रहेंगे, लेकिन आज से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। आज से जो एक्सप्लेन करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर सर? आपको ट्यूसडे थर्सडे थर्ड चैप्टर की जो अभी एमसीक्यू है वो कंटिन्यू करेंगे। अब कल भी देखना पड़ेगा कि कल उनकी पीरियड एडजस्ट होती है कि नहीं, कि कल भी टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो जो थर्ड की एमसीक्यू है अभी भी वो कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट कर देंगे। अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो फोर्थ चैप्टर की हेडिंग भी है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 600 ईयर बेसिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसकी 600 ईयर बेसिस है। ओके, ये दोनों की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये दोनों फील्ड तब पहले सेपरेटली माना जाता है कि दोनों फील्ड सेपरेट होती है, वो कभी मर्ज नहीं करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट, मैग्नेटिक फील्ड भी सेपरेट। लेकिन हमने आगे पढ़ा था वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड की जो स्टेटमेंट है या ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि दोनों फील्ड को सेपरेट नहीं बता सकते। अब उनकी एक्सपेरिमेंट क्या थी? वो तो सिर्फ वायर से जब करंट पास करते थे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, क्या चेंज होती है, वही स्टडी कर रहे थे। वायर से जब करंट पास करेंगे तो नजदीक में वो वायर, पहले तो उनकी स्टेटमेंट ऐसी है कि जब वायर से करंट पास कर दो सराउंडिंग आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन वो कौन सी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जब वायर से करंट पास कर दो वायर इतना हीट होता है, थर्मल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेकिन जब थर्मल प्रॉपर्टी की वो एक्सपेरिमेंट होती थी, उसी टेबल के ऊपर मैग्नेटिक नीडल थी। जब वायर से करंट पास किया तो डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक वो नीडल हुई। तो उनको पता है कि दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि इतने सालों से पता है कि दोनों सेपरेट है। और उस बीच जब वायर से करंट पास किया मैग्नेटिक नीडल रोटेट हुई, तो इसका मतलब उनको लगा कि ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि जो वायर है, वायर को पैरेलल में, क्योंकि वायर को पैरेलल क्या रखी? मैग्नेटिक नीडल यहाँ बैटरी रखेंगे, ये की होगी ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ में रहती है। मैग्नेटिक नीडल को पैरेलल उन्होंने वायर रख दिया। वो लोग क्या लिखते हैं? वायर को पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक जो नीडल है उसको पैरेलल क्या रखा? वायर। अब जब वायर से करंट पास किया, मतलब ये स्विच ऑन करेंगे, तो वायर से करंट पास करने से ये जो नीडल है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। जब इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई इस तरह से, मतलब वायर को परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हुआ। और जब वायर को परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन, इसका मतलब कि वायर से जब करंट पास होता है तो सराउंड क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए, तब जाके डिफ्लेक्ट होता है। ओके, अब उनको पता था कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? वेक्टर। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज, मतलब इसको पॉजिटिव कर दिया। अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से पास होगा, तो चेक किया कि जो रिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है।
जब वायर से, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वायर से करंट पास होता है तो वायर के नियरली सराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके साथ जो अलागो करके साइंटिस्ट था उन्होंने एक्सप्लेन किया फ्रेंच एकेडमी के अंदर। उसको पता था, ऑस्टर्ड को पता था कि सब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए पूछेंगे कि इतने सालों से ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं किया। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो दी गई थी ना 1821 के नियरली कुछ दी गई, 600 ईयर पहले, 1821 बाद, मतलब अप्रोक्सीमेट इतने साल के बाद ये दोनों के बीच की कुछ रिलेशन मिली थी। ओके, और इस पे उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन खुद ने नहीं दिया था, लेकिन उसके साथ जो साइंटिस्ट था उन्होंने ये एक्सप्लेन करके दिया कि ऑस्टेट के पास एक इंफॉर्मेशन है कि वायर से करंट पास होता है तो सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे वो सभी ऑस्टेट की स्टेटमेंट के 3 महीने के बाद सभी मिल गई थी, विद इन 3 मंथ्स ये पूरी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, जब ये स्टेटमेंट मिला सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग एंगल से सोचना शुरू किया और 4 और 5th चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है विद इन 3 मंथ्स टोटली कंप्लीट हो गई। अब उन लोगों ने बताया कि कैसे होता है। तो एज फॉर एग्जांपल ये वायर, इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब वायर को बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है कि यहाँ एक सरफेस हम कंसीडर करेंगे, मतलब क्या होता है, वायर अंदर से एंटर होगा इस पॉइंट से और बाहर आएगा। उन्होंने क्या किया, इसके नियर मैग्नेटिक नीडल रखी और मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन से उन लोगों ने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से सर्कुलर मिलती है, सर्कुलर। ओके, अब करंट आप बाहर की निकालो या इसकी डायरेक्शन इस तरह की चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल होती है, लेकिन सर्कल के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि डायरेक्शन जो होती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल से मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले आपने करंट अपर डायरेक्शन में रखा था, तो इस वायर को आप राइट हैंड से इस तरह से पकड़ेंगे कि करंट के डायरेक्शन में थंब रहना चाहिए। तो फिंगर जिस तरह से टर्न होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब इस तरह से, क्लियर, इस तरह से रोटेशन होगी। सपोज करंट अपर डायरेक्शन में है, आप वायर को राइट हैंड से पकड़ेंगे इस तरह से, तो फिंगर जिस तरह से टर्न होती है उस तरह से आपको फील्ड लाइन मिलेगी। और सपोज मैंने डाउनवर्ड रखा तो इस तरह से हो जाएगा, ओके, ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो ये जो बताया कि जब आपको मतलब ये बाहर आता है, ये अंदर जाता है, आप देखो इस वायर में ऐसा होता है कि करंट बाहर आता है, इसमें करंट कहाँ आता है, बाहर। जब करंट बाहर आता है तो उसको आप डॉट करके बता सकते हैं, लेकिन जब करंट अंदर की हो जाता है तो क्रॉस करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये करंट के लिए भी साइन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी साइन है। सपोज कहीं भी आपको ऐसा ड्रॉ करके दिया तो इसका मतलब ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्रॉस करके बताया जाता है। लेकिन सपोज डॉट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर रहेगी, क्लियर। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन लोगों ने बताया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेंगे, वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो राइट हैंड स्क्रू रूल से डिसाइड करेंगे। ओके, राइट हैंड स्क्रू को सॉरी वायर को राइट हैंड से इस तरह से पकड़ना है कि थंब की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट में होनी चाहिए, फिंगर जिस तरह से टर्न होगी वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। बाद में बताइए दो साइन, सपोज एक पूरा सेट प्लेन है, सपोज मैंने इस तरह से वायर रखा, वायर कुछ इस तरह से रखा, ओके, और वायर इस तरह से करंट अंदर की ओर जा रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है तो इस तरह से ड्रॉ करके दे रहा है, लेकिन करंट बाहर की ओर आ रहा है तो डॉट करके ड्रॉ करके दे रहा है। ओके, तो दो साइन उन लोगों ने यूज की, डॉट एंड क्रॉस। ओके, अब बताएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग से क्वेश्चन लिख के दिया है उन्होंने, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स सोर्स एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स क्या होगी, तो आपका खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स चार्ज। क्या रहेगी, ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसा, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज सपोज कैपिटल क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैरेट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ओके वो सोर्स होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका ऐसा भी लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इनटू आर कैरेट, क्योंकि ओरिजिनल तो कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ओके। लेकिन ये फील्ड डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पे लगने वाली फोर्स तब इक्यू ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्यू। क्लियर, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, फील्ड ई है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्यू। ओके, फील्ड किसकी, कैपिटल क्यू की, फोर्स कहाँ लगता है, स्मॉल क्यू पे, तो इक्यू लिखा जाएगा। और सपोज पूरी इक्वेशन लिखनी है तो वही इक्वेशन हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्लियर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कंप्लीट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज स्टेडी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो चार्ज क्या होगा, स्टेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बताया जाता है, और किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट पास होता है सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मूविंग चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है, लेकिन स्टेडी चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ऐसा भी क्वेश्चन है कि मूविंग चार्ज से कौन कौन सी फील्ड मिलती है, दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्टेडी चार्ज से क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल सकती। क्लियर, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज भी चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स क्या होगा, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, ये सब इनिशियल जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मैंने किए। अब बता कि ड्राइव द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी। ओके, थर्ड चैप्टर में चेक किया था, जब चार्ज मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब सपोज हम मान लेंगे कि चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना फोर्स लगेगा। चलो पहले इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD, NEAVD। ओके, सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट IDL NEAVD इनटू DL। सपोज इलेक्ट्रिक वायर, सॉरी कंडक्टिंग वायर से करंट पास हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और मैंने इसके स्मॉल एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको इतना इतना दिया, इस पूरे कंपोनेंट को आइडियल लिखा जाएगा। आइडियल मतलब करंट एलिमेंट ऐसा होता है, आइडियल को क्या लिखा जाता है, करंट एलिमेंट। ये आगे इसी चैप्टर के अंदर बाय-सावर्ट लॉ करके एक स्टेटमेंट दिए, क्योंकि ऑस्टर्ड के बाद सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की रूल बताई थी बाय-सावर्ट ने। ओके, आगे बाय-सावर्ट की स्टेटमेंट है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बाय-सावर्ट लॉ, तो उन्होंने सबसे पहले ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट दी कि पूरे वायर की कैलकुलेशन से अच्छा पहले स्मॉल एलिमेंट की कैलकुलेट करो, और स्मॉल एलिमेंट से पास होने करंट, स्मॉल एलिमेंट से पास होने करंट, इसको करंट एलिमेंट बताया जाता है। करंट एलिमेंट मतलब आइडियल, आइडियल ऐसा नहीं, आइडियल। ओके, और इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि ये भी कुछ सेट एग्जामिनेशन में पूछा है, करंट एलिमेंट की यूनिट क्या होगी, करंट एलिमेंट की यूनिट, आइडियल की यूनिट क्या into meter, एम्पियर टू मीटर, ampere into meter, आज सुबह की टाइमिंग यही होती है भाई, बराबर, AM एम्पियर इनटू मीटर। इसका मतलब यहाँ डीएल मल्टीप्लाई करो, यहाँ डीएल मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने इसके डायग्राम से बताया कि जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब यहाँ वेक्टर लिखो या वहाँ वेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, अब यहाँ वेक्टर बताओ या इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज मान लो कि स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स उन्होंने डायरेक्टली बताया, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, डायरेक्टली बताया कि आइडियल स्मॉल एलिमेंट पे, ओके, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स आइडियल पे स्मॉल एलिमेंट जो बताया
करंट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स डीएफ करके लिखा है, डीएफ इज इक्वल टू आईडीएल क्रॉस बी। क्या बताया? आईडीएल क्रॉस बी। चलो इधर हम कंप्लीट कर देंगे। ये आईडीएल की डायरेक्शन है, सर यह मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो भी पता चलेगा। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी डायरेक्शन है? डीएल की। कंसिल मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब डीएफ कहाँ लगेगा? तो डीएफ आई और डीएफ आइडियल क्रॉस बी से जो भी प्लेन बनता है उसको परपेंडिकुलर। देखो इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आइडियल है, दोनों से बनने वाली ये प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर या अपवर्ड या डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, अब चेक करो आइडियल टू बी, आइडियल से बी करिए, आइडियल की डायरेक्शन ये बी, आइडियल टू बी, इस तरह से आप रोटेट करेंगे। अब इस तरह से रोटेट करेंगे मतलब थंब कहाँ बता रहे हैं? अपर डायरेक्शन। तो अपर डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है dF इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस बी, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड होगी। क्यों? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? इनसाइड। ये डायरेक्शन किसकी? आइडियल। आइडियल और ये आइडियल और ये बी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इससे बनने वाली ये प्लेन हुई, इसको परपेंडिकुलर या अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। करना क्या है कि आपको आईडीएल क्रॉस बी फाइंड करना है, तो आईडीएल से बी की ओर स्क्रू रोटेट करना है। तो आईडीएल की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन, मतलब इस तरह से रोटेट होगा। जब इस तरह से रोटेट होता है इसका मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करो, जिस तरह से स्क्रू रोटेट करना है उस तरह से फिंगर टर्न करो। थंब क्या देगा? फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स कहाँ मिलेगा? अपर डायरेक्शन के अंदर, मतलब ये फोर्स अपर डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है। ये तो किसके लिए लिखा मैंने? स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स, लेकिन यहाँ मैं आई वाली फॉर्मूला रख देता हूँ, एन ई ए वी डी एल क्रॉस बी। अभी मैंने बताया था आप वेक्टर यहाँ लिखो, यहाँ कुछ भी चलेगा। सो एन ई ए डी एल वी क्रॉस बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इक्वल होती है, इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे विथ वेलोसिटी वी, तो लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करो। क्लियर? तो यहाँ हमको मिला डी एफ इज इक्वल टू एन ई ए डी एल वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। अब एक चीज और, सब स्मॉल एलिमेंट था तो डीएल हुआ, इसकी क्रॉस सेक्शन ए, ए डी एल जो है वो वॉल्यूम हुआ। ये क्या हुआ? वॉल्यूम। इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एन, तो एडीएल में कितने होंगे? इसका मतलब ये जो फोर्स लगता है वो NaDl चार्ज पे लगता है, NaDl चार्ज पे। तो सिंगल चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, सो NeADl वी क्रॉस बी अपॉन कितने चार्ज पे लगने वाली फोर्स थी? NaDl। किसी एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करें तो डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या टेंशन होगा? सुना, फोर्स F इज इक्वल टू E वी क्रॉस बी। ओके, E तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, सपोज हमने पहले से किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिखा है तो यहाँ से Q लिखना पड़ता, और सपोज यहाँ से Q लिखना पड़ता, Q मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यह फॉर्मूला होती Q वी डी क्रॉस बी। मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि हमको थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, तो सबसे पहले इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए भी, लेकिन सपोज किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिखा है तो आप इसको क्यों करके लिख सकते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वीडी वेलोसिटी से एंटर होने वाले चार्ज में लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू Q वीडी क्रॉस B। ओके, नाउ इसकी मैग्नीट्यूड Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ओके, थीटा V मतलब वेलोसिटी, VD ने लिखा, सिंपली लिखा थीटा एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और B दोनों के बीच के एंगल होनी चाहिए। अब कहीं भी आप इस टाइप की फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको डिफरेंट एंगल के लिए वो फोर्स कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। सपोज थीटा इक्वल टू 0,
या 180, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो परपेंडिकुलर चेक करो, इनसाइड क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। लेकिन सब जिस डायरेक्शन के अंदर ये वायर ऐसा रख दिया होता, तो मैंने ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, वायर इस तरह से रखा, तो सपोज करंट अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0। लेकिन फील्ड अंदर की ओर है और करंट सपोज बाहर की ओर, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180। लेकिन थीटा 0 या थीटा 180, Fm इज इक्वल टू 0, क्यों, sin 0 180 की वैल्यू 0 मिलेगी, क्लियर। तो फिर से यहाँ फील्ड इनसाइड है, सपोज वायर इस तरह से कंसीडर किया, करंट इनसाइड जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट की डायरेक्शन इनसाइड, थीटा इक्वल टू 0, मतलब sin 0 0। ओके, सपोज फील्ड इनसाइड है, करंट आउटसाइड आ रहा है, सो थीटा इज इक्वल टू 180, अगेन sin 180 0। ओके, लेकिन इस डायग्राम में चेक करो कि अंदर की ओर फील्ड है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा इक्वल टू क्या होगा 90, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा मैक्सिमम होगा, एंड देयरफॉर Fm इज इक्वल टू QVB, Fm is equal to QVB, क्लियर, पता चल गया। ये इक्वेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, हो सके तो टेक्स्ट बुक से एक बार फटाफट पढ़ लो। देयर द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन a uniform magnetic field with velocity vd, vd इसलिए बताया था कि थर्ड चैप्टर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इसलिए बाद में इसको कॉमन वेलोसिटी भी करके लिख सकते हैं, ओके। ऐसे तो दर्पण के अंदर जो उन्होंने बताया 6 और 7, 6 और 7 दो क्वेश्चन ऐसा दिए हैं, 6 क्वेश्चन मतलब यहाँ तक है, 7 क्वेश्चन मतलब डिफरेंट एंगल की वैल्यू रख के उन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन दी है, डिफरेंट एंगल की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 0, थीटा 180, थीटा 90, और बताया कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है। एक चीज और भी है, फोर्स की मैग्नीट्यूड 0 कब हो सकती है, हमने लिखा QVB, ओके। फोर्स की मैग्नीट्यूड 0 कब होगी, सपोज थीटा 0 और 180 तो आंसर 0 होगा, लेकिन सपोज वेलोसिटी 0 है तो भी फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है तो भी फोर्स क्या होगा 0। आज बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या है, तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और सपोज चार्ज स्टेडी हो गया तो V इक्वल टू 0, एंड V इक्वल टू 0 तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी, क्लियर। फटाफट इसको एक बार स्कैन करो। नो सर, 6 और 7 है दर्पण के हिसाब से, और टेक्स्ट में चेक करो क्योंकि इक्वेशन सभी प्रॉपर्ली होने चाहिए, ओके। इसी इक्वेशन का यूज करके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड पता ही चल गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फोर्स F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, एंड देयरफॉर B इज इक्वल टू बराबर है, ओके। फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन, ओके। उसके बाद चार्ज के लिए क्या होगा कूलम्ब, मीटर पर सेकेंड, ओके। साइन थीटा मतलब फोर्स, सॉरी मैग्नेट होगी, तो ऐसा एक काम कर सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम अपॉन सेकेंड मतलब एम्पियर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, इसको टेस्ला, इसको क्या लिखा जाएगा टेस्ला, टी लिखे जाए साइन के हिसाब से, साइन इसकी कैपिटल डी लिखी जाती है, ऐसा यूनिट है। B इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर, फॉर्मूला m1 l1 t minus 2 a raised to 1 t raised to 1 m1 l0 t minus 2
a माइनस 1। क्लियर? ओके, ये जो यूनिट बताई वो एमकेएस यूनिट है। ये जो यूनिट बताया वो एमकेएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या लिखा था? न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब 10⁵ है। एम्पियर में कुछ चेंज होगा? एम्पियर में कुछ चेंज मिलेगा? नो सर। नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आइडिया सर गॉस हो सकता है, हाँ? गॉस हो सकता है इसका सीजीएस यूनिट। नहीं, ये तो मैं ऐसा यूनिट बता, लेकिन कंपैरिजन में उन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया कि 10⁴ गॉस करके लिखा है। हाँ सर, एक से चेक करो, उन लोगों ने इसको 10⁴ गॉस करके लिखा होगा। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। लेकिन इसकी कंपैरिजन करेंगे तो न्यूटन 10⁵। अरे क्या होना चाहिए? 10⁵2। तो ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होना चाहिए? सॉरी 3। ऑलरेडी 10⁴ ही है। ऑलरेडी ये कन्वर्जन 10⁴ का ही है। 1 गॉस तो 10⁻⁻⁴ एंड 1 टेस्ला तो 10⁴ गॉस। 10⁴ ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन 1 गॉस करके पूछा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन होता है। 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, एक तो इसके हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। 1 टेस्ला के लिए लिखना है तो क्या होगा? 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज मूव विथ 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, so force 1 Newton, so field call 1 Tesla. 1 coulomb electric charge move with 1 meter per second at angle 90 degree with magnetic field, so force on given charge is suppose 1 Newton, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को 1 टेस्ला लिख सकते हैं। so क्या लिखेंगे? 1 टेस्ला। क्लियर? ओके, एक चीज और, ये तो मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली हमने फोर्स निकाली, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं? Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस V। ओके, लेकिन सिमिलर एक फोर्स और भी हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स E करके भी लिखा जाता है। Q इंटू E अभी लिखा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पे लगने वाली फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पे लगने वाली फोर्स, ये दोनों को ऐड करेंगे। टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ Q V क्रॉस B। सो नाउ Q कॉमन, E प्लस V क्रॉस B। ये जो फोर्स मिलता है लॉरेंट्ज फोर्स बताया जाता है। इस इक्वेशन को लॉरेंट्ज फोर्स करके लिखा जाता है। क्लियर? कि जहां दोनों फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के एग्जिस्टेंस है, और जब चार्ज Q एंटर होगा, ओके, तो टोटल लगने वाली फोर्स क्या होगी? F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। ऑलवेज एक चीज याद रखो, डायरेक्शन तो इसी तरह से मिलेगी, इसकी डायरेक्शन तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ये जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर ये फोर्स मिलेगा। क्लियर? ये जो नॉर्मल, अब सपोज दर्पण है तो दर्पण से चेक करो कि नॉर्मल बहुत सारे केसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो ऑस्टेड की जो ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट क्वेश्चन वही था
बाकी डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फिफ्थ, बाद में सिक्स के बाद 7 की जरूरत नहीं, इसलिए कि 7 में सिर्फ वो एंगल बताए वो, लेकिन पढ़ लेना क्योंकि एमसीक्यू सबसे बड़ी वही रहेगी क्या, इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, बाद में फिफ्थ, सिक्स, 8 लिखेंगे, लेकिन 7 से पढ़ लेंगे, और ये 9, इतने क्वेश्चन आज हुए, आज इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कौन कौन से? फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, 8 और 9। ओके, अब इसको वायर में कैसे यूज करना है, और साइक्लोट्रॉन क्या होगा वो कल कंप्लीट। ये चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है बाकी सबकी तरह, अब सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगेगा। ओके, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कंप्लीट है, मतलब समझो कि पार्ट 1 कंप्लीट होने आ गया, क्योंकि 7 है वो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अब ज्यादा इंफॉर्मेशन से बाकी नहीं बचती, भी जल्दी जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, ये इक्वल इक्वल क्वेश्चंस मिलेंगे इसलिए। तो आज पहले इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करना है लिख के, कौन कौन से? फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, 8 और 9, और पूरा टॉपिक प्रॉपरली पढ़ना है, क्योंकि कल जो कंप्लीट होगा या नेक्स्ट पीरियड में जो कंप्लीट होगा, ओके, वो थोड़ा डिफरेंट है। कौन सा? 10 नंबर, और बाद में यहाँ से साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करेंगे, साइक्लोट्रॉन और 10 नंबर वाली क्वेश्चन पूरी। बोलो लॉरेंस फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर सर। क्या सर लॉरेंस फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर सर। लॉरेंस फोर परपेंडिकुलर एक्ट कर से એટલે वेलोसिटी અને नहीं, એનાથી लॉरेंस फोर्स ने क्या दिया है, ये जो फोर्स एस फॉर एग्जांपल, कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाली फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स वो ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगी, ये दोनों क्या होगी? परपेंडिकुलर। एस फॉर एग्जांपल, अभी एक काम करो, चलो एक बार इसको ड्रॉप करते हैं मीटिंग, फिर से स्टार्ट करो, 10 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे, डाउट पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, सिंगल क्वेश्चन के लिए फिर से रीजन हो जाना है, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए इसको ड्रॉप कराऊं, फिर से आप स्टार्ट करो, मीटिंग रिज्वाइन करो। और देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन उन लोगों ने लिख के दिया, मतलब लॉरेंस फोर्स वाली पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी, और किस डायरेक्शन के अंदर वो फोर्स लगेगा। ये जो है वो y एक्सिस करके हम यूज करेंगे, ये y, ये जो रहेगा वो z, और इस डायरेक्शन के अंदर x, मतलब सभी परपेंडिकुलर होंगे। ओके, अब सपोज जो करंट के डायरेक्शन है, समझिए vd की डायरेक्शन, पहले vd बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव वाई के ऊपर, नेगेटिव वाई के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब सपोज जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रिक, देखो सपोज मैंने इस डायरेक्शन के अंदर आइडियल कंसीडर किया, ये पूरा एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, क्योंकि करंट ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स है इसी डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, तो vd इस डायरेक्शन में लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ओके लगने वाली फोर्स कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली, F इज इक्वल टू माइनस E vd क्रॉस B, F इज इक्वल टू माइनस E vd क्रॉस B। ओके, अब समझो कि किस डायरेक्शन में होगा, तो vd जो है वो y पे है, B कहाँ बताया? Z पे बताया। अब vd से B की ओर, मतलब ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, vd से B की ओर, मतलब इस तरह की स्क्रू रोटेट करनी पड़ेगी,
सपोज आप इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा, बाहर की मतलब और आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये फोर्स लगता है। कहाँ लगता है? पॉजिटिव एक्स के ऊपर ये फोर्स लगता है। सपोज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको नंबर डेंसिटी बताएंगे n है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या लिखेंगे n। ओके चलो मान लो कि इसकी क्रॉस सेक्शन a, इसकी लेंथ टोटल लिखेंगे तो l, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सबसे पहले ओके इसकी वॉल्यूम क्या होगी? a इंटू n, इसको क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, सो al में कितने होंगे? तो कैपिटल N इज इक्वल टू NaL, कैपिटल N इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? NaL। ओके और इस सब के ऊपर लगने वाली फोर्स लिखनी है तो कैपिटल F इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल f, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए था और ये जो मैंने लिखा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? सो NaL आगे होगा माइनस E VD क्रॉस B, VD क्रॉस B। ओके अब VD क्रॉस B के अंदर सपोज दोनों के लिए हम मैग्नेट लिख लें, L अंदर ले जाए VD इधर ले आए तो भी चलेगा, L अंदर के ले जाए तो VD बाहर की ओर ले आए तो भी चल सकता है। चलो F इज इक्वल टू माइनस N A E VD, L क्रॉस B। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सी हुई? तो थर्ड चैप्टर में था I इज इक्वल टू N E A VD, तो ये फॉर्मूला होगी F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। तो आज सुबह पहले बताया था कि स्मॉल एलिमेंट पे लगने वाली फोर्स DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। ओके ये स्मॉल एलिमेंट की थी और ये पूरे वायर पे लगने वाली फोर्स चेक करो दोनों इक्वल है, IL क्रॉस B से क्या लिखेंगे? IL क्रॉस B और वो क्या था? DF इक्वल टू IDL क्रॉस B। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और वायर पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, वायर पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है तो इस तरह से कैलकुलेट होगी। ओके DL की आइडियल की डायरेक्शन इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, ये आइडियल की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, दोनों से रोटेट करो, इसको रोटेट करो इस तरह से। ओके अब इस तरह से रोटेट करेंगे तो फिर फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। क्लियर? पता चल गया? तो चार्ज पे लगने वाली फोर्स भी मैंने कैलकुलेट करके दी थी, इससे वायर पे लगने वाली फोर्स भी इस न्यूमेरिकल में कंप्लीट हो जाती है। ओके तो टोटल फोर्स जो मिलती है F इज इक्वल टू IL B sin थीटा से मिलती है, कि क्रॉस नहीं लिखेंगे तो IL B sin थीटा। यहाँ भी आप ये चीज लिख सकते हैं कि L और B दोनों वेक्टर थे, लेंथ ऑन y एक्सिस, B ऑन z एक्सिस। ओके तो आप इसको भी कंप्लीट करेंगे तो ऐसा हो सकता है F, ये नहीं लिख रहा हूँ, IL क्रॉस B, तो वेक्टर से कैलकुलेट करो। चलो F I L किस में है? y एक्सिस पे, क्या लिखेंगे? J कैरेट। B कहाँ है? Z पे, क्या लिखेंगे? K कैरेट। ओके एंड देयरफॉर इसके लिए क्या होगा? IL B J क्रॉस K मतलब J क्रॉस K मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आई आंसर नहीं आएगा, माइनस आई माइनस माइनस आई होगा, क्या आई होगा? थोड़ा आई होगा I आई होगा मतलब किस डायरेक्शन में रहेगा? बाहर की ओर। क्लियर? तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और स्क्रू घुमा के भी बता सकते हैं कि आइडियल की डायरेक्शन ये मतलब ये लेंथ है और ये भी है, ऐसे रोटेट करो स्क्रू, स्क्रू इस तरह से रोटेट होगा मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। मतलब ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है इस लिस्ट में ऐड कर देना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है मतलब पूरी टॉपिक आज कंप्लीट हो गई। तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दोनों फोर्स के एक्सप्रेशन दी, इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाली फोर्स भी आ गई और वायर पे लगने वाली फोर्स आ गई और दोनों फील्ड की एग्जिस्टेंस भी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सो ऑन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन जेड एक्सिस। ओके
ये दोनों की जो रिलेशन थी वो लोगों ने कंप्लीट करके दी। मतलब 10 क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे दोनों फोर्स आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो आज जो हमने था मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन से स्टार्ट किया, वायर पे लगने वाली फोर्स कंप्लीट कर दी, और चार्ज पे लगने वाली फोर्स वाली जो थियरी थी आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट के अंदर स्टार्ट होगा वो साइक्लोट्रॉन से हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरी टॉपिक डिफरेंट है। ओके, साइक्लोट्रॉन की पूरी थियरी नेक्स्ट के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? आज से कितना रखेंगे? आज एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट में बाकी का कंप्लीट करेंगे। और इस बार चैप्टर नंबर 1 और 2 सैटरडे है मेरे ख्याल से, आपको टाइमिंग के हिसाब से सैटरडे दिया है, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 चलो कंप्लीट करेंगे।